Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. Today we will start with the revision and the revision of the concept that is on the basis of friction. फ्रिक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम लोगों ने बात की है यहाँ पर किसकी, फ्रिक्शन की। सो फ्रिक्शन में बेटा हमारे पास फ्रिक्शन हम लोगों ने पहले भी जैसे कि रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था। फ्रिक्शन इज द फोर्स, अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। अब यहाँ पर कुछ आपके पास लॉज दिए गए हैं, किसके, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोगों ने फ्रिक्शन को कैटेगराइज किया था कि भाई आपके पास फ्रिक्शन कौन सा है, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन था, फिर उसके बाद limiting friction, that is a maximum static friction, that is known as a limiting friction, and after that when the body that starts to move, then the friction which involved, that is known as a kinetic friction. So let us start with the laws of limiting friction. Mainly हमारे पास concept यहाँ से start होता है, कहाँ से, laws of limiting friction. पहला लॉ हम लोगों ने क्या किया था कि दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। सो अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कोई सरफेस है, मैं सरफेस को इस तरीके से यहाँ पर डिनोट कर दिया, दिस वन इज अ सरफेस। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक बॉडी यहाँ पर, दिस वन इज अ बॉडी। हमने यहाँ पर एक फोर्स, या अगर बात करें हम लोग, इसका वेट जो है बेटा, वेट दैट mg दैट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज प्लेस्ड। नाउ इफ वी अप्लाई अ फोर्स P on the body and body that is at the worst to move, then what happens, that the force of friction that is in the opposite direction. This is the direction of force of friction. So it is explained that in this law that this force of friction F is directly proportional to the normal reaction. इसके क्या क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोग दें R is equal to किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, mg के बराबर। इट मीन्स mg क्या हो गया आपके पास, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेट ऑफ द बॉडी के ऊपर आपके पास डिपेंड कर जाएगा। ज़्यादा वेट होगा इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। अब वेट किसकी वजह से है, ड्यू टू द मास। इट मीन्स हैवियर इज द बॉडी, मोर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरी बात की है हम लोगों ने कि दैट द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये आपके पास is opposite to the direction in which the body is at the verge of moving. अब बॉडी किस साइड को, फोर्स तो इस साइड को लगा रहे हैं, तो बॉडी इज एट द वर्ज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे बिल्कुल क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। ठीक है, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग। दूसरा लॉ हमारे पास ये आ गया। तीसरी बात की थी हम लोगों ने दैट the force of limiting friction between two bodies in contact is independent from the apparent area of contact। ये जो एरिया हम लोगों को लग रहा है कांटेक्ट में, इससे क्या हो गया आपके पास, दैट इज अ इंडिपेंडेंट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, लास्ट वन हम लोगों ने किया था कि दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटैक्ट दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कंटैक्ट। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कौन से मटेरियल की दो बॉडीज बनी है, एक तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस इन कंटैक्ट। मतलब ये आपके पास स्मूथ है या क्या है, आपके पास रफ है, तो उसके ऊपर आपके पास डिपेंड करेगा। अगर सरफेसेस क्या होंगे, रफ होंगे, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अगर स्मूथ होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहे थे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने बात करनी है यहाँ से इसकी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर बात करें हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज आल्सो अ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने किया था दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। When we have to remove the sign of proportionality, we have to put some constant here. So constant is mu. This is R. Where mu, this is known as coefficient of friction. ठीक है, अब यहां से देखें mu that is equal to F upon R. So coefficient of friction between two surfaces in contact is the ratio of force of friction to the normal reaction between the two bodies in a contact. ये हमारे पास आ गया क्या, coefficient of limiting friction. अब इसके यूनिट की बात करें तो बेटा ये भी फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आल्सो अ फोर्स, वेट ही है, वेट के बराबर था हमारे पास, तो वेट दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स। इट मींस ये इसके न्यूटन आएंगे, इसके न्यूटन आएंगे, सो न्यू does not have any unit. इसके कोई भी यूनिट नहीं है। दूसरी बात हमारे पास ये जो न्यू है, दिस नाइदर डिपेंड ऑन दिस एफ नॉट डिपेंड ऑन आर, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास न्यू अब डिपेंड किसके ऊपर कर गया, न्यू डिपेंड करेगा हमारे पास किसके ऊपर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो हम लोगों ने लास्ट में बात की थी फोर्थ लॉ में, एंड इट डिपेंड ऑन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल्स, नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और दूसरा आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज अ रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, उसके ऊपर आपके पास ये डिपेंड करेगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एफ एंड आर, इनसे क्या होगा आपके पास इंडिपेंडेंट। अगर बॉडी मूव कर रही है तो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो हमारे पास क्या रहता है, दैट दिस mu k that is a force of kinetic friction upon a normal reaction, this ये हमारे पास हो जाता है। अब यहां से बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको थीटा से नोट किया है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट इज द एंगल सस्पेंडेड और एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखते हैं ये हुआ क्या हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास ये वो सरफेस मान लिया, इसके ऊपर हम लोगों ने ये मान ली बॉडी रख दी हम लोगों ने यहाँ, दिस बॉडी इज प्लेस्ड, वेट इस बॉडी का एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड तो नॉर्मल रिएक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखें, चलो अभी बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने बेटा, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दिया P, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास इस साइड को आ गया, दिस इज F। कई बार ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज 90 डिग्री। हमेशा कितना रहेगा आपके पास, 90 डिग्री, π/2 रेडियन, और आप लोग बोल सकते हो कितना, 90 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो मैं यहाँ से क्या कर लूँ, ये मैंने मान वो मान लिया, दिस वन इज ए, दिस इज डी एंड दिस वन इज सी। इनका रिजल्टेंट आपके पास यहां से आ जाएगा, ये जो रिजल्टेंट है आपके पास, ये किसका, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ये जितना एंगल बनाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको बोल दिया हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का रिलेशन निकालते हैं हम लोग इसके साथ विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो इस ट्रायंगल में देखें अगर हम लोग, इन ट्रायंगल कौन सी, ओ बी सी, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इसमें ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर दिस वन, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनी थी हमारे पास। सो
बेस, ये आपके पास एफ है तो ये किसके बराबर आएगा, एफ के बराबर, दैट इज tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू BC अपॉन OB, so that is F upon R. So tan of theta that is equal to F by R. अब F by R किसके बराबर हो गया, that is equal to म्यू, क्योंकि हमने किया है क्या, that is म्यू is equal to F by R. तो यहाँ से क्या गया, tan of theta is equal to म्यू, or we can say that म्यू is equal to tan of theta. Sometimes the question is asked that the angle of friction is given 30 degree or given 60 degree. आप लोगों के पास what is the coefficient of friction between the surfaces in contact, मान लो आपके पास कितना है 60 डिग्री है ये, तो म्यू सीधा निकालो आप, म्यू इज इक्वल टू tan of 60 डिग्री, तो कितना आ जाती है, tan 60 की वैल्यू दैट इज √3. दिस वन इज द वैल्यू ऑफ वाटर, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surfaces in a contact. अब एक आता है हमारे पास क्या, यहां से बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोर्स. एंगल ऑफ रिपोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्स हम लोग किसी प्लेन के लिए यहां पर डिफाइन करते हैं. सो एंगल ऑफ रिपोर्स की बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोर्स, अल्फा से डिनोट किया था हम लोगों ने इसको, एंगल ऑफ रिपोर्स को, या इसको हम लोगों ने एंगल ऑफ स्लाइडिंग का नाम भी दिया था, एंगल ऑफ स्लाइडिंग. जैसे हमारे पास कोई प्लेन है, ये मान लो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ हम लोगों ने ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, दिस वन, ठीक है, दिस इज A, दिस वन इज B, लेट दिस वन इज C. इस तरीके से हम लोग, तो इसके ऊपर कोई बॉडी हम लोगों ने रख दी है, मान लो ये बॉडी हम लोगों ने रख दी, ब्लॉक रख दिया. अब जैसे जैसे इसको उठाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, बॉडी दैट टेंड्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल एट व्हिच दिस बॉडी इज एट द वर्स्ट टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वर्स्ट टू मूव मतलब बस उससे थोड़ा सा एंगल बढ़ा दें तो नीचे क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी हमारे पास. तो वो आपके पास इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on it is at the verge of moving, at the verge of moving down or at the verge of sliding down. मतलब बस जस्ट ये क्या हो जाएगी, यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी. तो इसको अल्फा से डिनोट कर दिया हम लोगों ने. अब मान लो हमारे पास जो वेट है, वेट हमारे पास बॉडी का हमेशा करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, तो ये mg वेट मान लिया. नॉर्मल रिएक्शन जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखी गई है उसके हमेशा आएगा परपेंडिकुलर. जैसे इसके ऊपर रखी है तो इसके परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर. अब इसके बिल्कुल इस डायरेक्शन में लगेगी आपके पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन. ये एंगल हमारे पास, दिस एंगल ये उतना ही आएगा जितना ये एंगल होता है. सो दिस एंगल इज अल्फा. अगर मैं mg को कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, अब देखिए mg है इस साइड को, एंगल बनाना है तो इस साइड को लिखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज mg cos ऑफ अल्फा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस साइड को क्या आ गया आपके पास, दैट इज mg sin ऑफ अल्फा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, दिस. सो फ्रॉम द डायग्राम अगर देखें ये R जो है इसको बैलेंस कर रहा है, ना तो बॉडी इस साइड को जा रही है ना इस साइड को जा रही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट R इज इक्वल टू इसके बराबर mg cos ऑफ अल्फा. ठीक है, F जो है इसको बैलेंस कर रहा है क्योंकि बॉडी इज एट द वर्स्ट मूव, वर्स्ट मूव नहीं करी है आपके पास, वर्स्ट टू मूव. तो हमारे पास यहाँ पर देखें F दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ अल्फा. ये नंबर 1 देंगे मैं, दिस इज नंबर 2. देखो ये इसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है हमारे पास. अब डिवाइडिंग 2 बाई 1 मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया F बाई R दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई mg cos ऑफ अल्फा. ये
mg से mg कैंसिल आउट, सो f अपॉन r दैट इज इक्वल टू sin अल्फा अपॉन cos अल्फा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। सो f अपॉन r किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सो दैट इज म्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन अ कांटेक्ट। ये हम लोग ने यहाँ से निकाला। अब अगर देखें हम लोग, देखो थीटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था वो भी यही आया था, वो सर वहाँ से देखें तो हमने किया था म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा के बराबर किया था, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये भी म्यू के बराबर है और ये भी म्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। सो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, मतलब tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। सो इसका मतलब थीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये रिलेशन निकालेंगे। अब निकालिए हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइंड प्लेन। अब सीखेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा, यहाँ ध्यान से सीखेंगे आप लोग। एक्सेलरेशन of a body down the rough inclined plane। मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, दैट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है थीटा, तो बॉडी क्या करेगी, नीचे स्लाइड डाउन करेगी। नीचे स्लाइड डाउन करेगी तो इसका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आपके पास आ जाएगा। तो ये कंडीशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल ले ली और यहाँ पर ये प्लेन ले लिया मैंने, ए बी ये प्लेन मान लिया और ये हमारे पास आ गया सी। दिस प्लेन इंक्लाइन कर दिया कितने एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर, विच इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज। बॉडी प्लेस्ड ऑन इट, ये मैंने प्लेस कर दिया। इसका एक्सेलरेशन निकालना है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो वेट हमेशा कैसे लेना है, वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे, तो ये आ गया mg। फिर से मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करेंगे तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग ऐसे, ये परपेंडिकुलर है। So normal reaction that will be perpendicular to this surface, इस surface जिसके ऊपर बॉडी रखी गई है, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या आती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल दैट इज आल्सो थीटा। मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूं तो इस साइड को आपके पास क्या आ गया, mg cos ऑफ थीटा ये, और इस साइड को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके पास कौन सा आ गया, दैट इज mg sin थीटा, mg sin ऑफ थीटा। ठीक, अब बॉडी इस साइड को मूव कर रही है, मान लो इस साइड को नेट फोर्स लग रहा है F और एक्सेलरेशन बॉडी का m मान लो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारे पास है, जिस साइड को बॉडी मूव कर रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ए मान लो एक्सेलरेशन है आपके पास। यहाँ देखो r दैट बैलेंस दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट mg cos थीटा को ये क्या कर रही है, बैलेंस, क्योंकि ना बॉडी इस साइड को उछल रही है ना नीचे जा रही है इस साइड, ये तो सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ स्लाइड डाउन कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब r जो है इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो अगर डायग्राम से देखें हम लोग तो r दैट इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास। अब इस साइड को बॉडी आई तो ये नेट फोर्स लगा हमारे पास, दिस नेट फोर्स दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, लेकिन बॉडी तो इस साइड को मूव कर रही है, इट मींस ये फोर्स ज्यादा है और ये क्या है, कम है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट F इज इक्वल टू इसके बराबर mg sin ऑफ थीटा माइनस m, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू आर के बराबर। देखो हमने किया था क्या, दैट F इज इक्वल टू म्यू आर, तो म्यू आर के बराबर रख देता हूं इसको। सो F इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा माइनस म्यू आर के बराबर। r की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से रख दो, ठीक है। सो F को मैंने लिख दिया मास
into acceleration. मान लो a is the acceleration of the body moving the sliding the acceleration है बस. तो force that is equal to mass into acceleration. So that is mg sin of theta minus mu mg cos of theta. r की वैल्यू मैंने रख दी इसके बराबर mg cos theta के बराबर. So m a that is equal to m मैंने यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा. So this is g sin theta माइनस, अच्छा जी भी मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, एम जी कॉमन ले लेता हूँ. ठीक है, दोनों कॉमन ले लूँ, एम जी इज कॉमन. तो यहाँ से साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा. एम से एम कैंसिल आउट. सो ए दैट इज इक्वल टू जी इनटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन. So clearly this A is less than G. A की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? लेस देन G. तो ये एक्सेलरेशन आपके पास बॉडी का आ गया डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन. ठीक, अब बात करेंगे हम लोग वर्क डन मूविंग द बॉडी ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. वर्क डन किसके लिए? बॉडी को मूव करना है हम लोगों ने किसके ऊपर? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है? मूव करना है. ठीक है, वर्क डन मूविंग द बॉडी, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. देखिए यहां पर भी मान लो हमारे पास ये कोई रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में मान. ठीक है, ये रफ है, दिस वन इज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ऐसे कोई बॉडी हमारे पास यहां पर रखी है. ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी तो वेट इसका एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड mg. तो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन. लेट दिस इज पोजीशन A. बॉडी इज मूव टू पोजीशन B. यहां तक हम लोग लेकर के आएंगे. B और उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज S. Let the force applied that only counterbalances the force of friction. इस साइड को मैंने P जो है अप्लाइड फोर्स लगा दिया. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसी के बराबर है आपके पास. ये जस्ट इसको क्या कर रही है? काउंटरबैलेंस. सो दैट द बॉडी मूव विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. बिना एक्सेलरेशन के हमारे पास यहाँ से वहां तक जाती है. इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए? पहली बात ये इसको बैलेंस कर रहा है. R इज इक्वल टू mg के बराबर. ये नंबर 1 आ गया हमारे पास. दूसरा हमारे पास P दैट इज इक्वल टू F अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स P दैट इज इक्वल टू F. अब F किसके बराबर आता है? म्यू r के बराबर. r की वैल्यू यहां से रख दो. सो दिस अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर. ये आ गया अप्लाइड फोर्स. अब वर्क डन यहां से यहां तक. वर्क डन W दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. So that is force किसके बराबर? Mu mg into s. This one is the work done to move a body over a rough horizontal surface. ये है यहाँ से निकाल. वो तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है. अब बात करते हैं हम लोग वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप a rough inclined plane. इसको देखते हैं ध्यान से देखना थोड़ा सा. वर्क डन इन मूविंग a body up the rough inclined plane. rough inclined plane. फिर से इंक्लिनेशन की बात आ गई, प्लेन की बात आ गई हमारे पास. तो सीधा सा कंसेप्ट है बेटा आपके पास. रटना नहीं है, इनको समझना है चीजों को.
ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर ये मैंने एक प्लेन इंक्लाइंड किया। लेट दिस वन इज प्लेन A, this one is B. ये this plane that is inclined at angle theta with the horizontal. horizontal के साथ कितना है? थीटा बना रहे हैं ये। इतने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया थीटा। Let a body is placed on the inclined plane. ये ब्लॉक मैंने इसको रखा गया। अब इसका वेट जो है हमारे पास दैट एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फिर से मैं बात कर रहा हूँ, इस सरफेस के आएगा परपेंडिकुलर, तो इस साइड को आपके पास आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। इसको बाद में बात करें। ये एंगल थीटा सो दिस एंगल दैट इज आल्सो थीटा, ये किसके बराबर हो गया? थीटा। अब बॉडी को मूव करना है हम लोग ने अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब फोर्स मैंने लगा दिया इस साइड को, और ये फोर्स जो है जस्ट आपके पास क्या है? इट मूव द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन। इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। जीरो है तो इस साइड को जितने फोर्स एक्ट करेंगे उनको क्या करेगा? ये बैलेंस करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ दूँ तो हमारे पास आ गई mg cos ऑफ थीटा, और इस साइड को बेटा हमारे पास क्या है? दिस वन इज mg sin ऑफ थीटा। अब क्योंकि बॉडी इस साइड को मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट आल्सो एक्ट व्हिच वन डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में लगा। बॉडी इस साइड को जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, उससे बनेगा। अब देखो फिर से r किसको बैलेंस करा है? mg cos थीटा को, तो मैंने लिख दिया था r mg cos ऑफ थीटा, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स P जो है हमारे पास दैट इज इक्वल, अब देखो ये दोनों का सम है mg sin थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों लग रहे हैं इस साइड, एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे हम लोग mg sin ऑफ थीटा प्लस f, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे पास है। सो दिस P दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा प्लस f किसके बराबर बेटा? म्यू r के बराबर होता है हमारे पास। r की वैल्यू यहां से रख दूं मैं, सो p दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा प्लस म्यू mg cos ऑफ थीटा, यही हो गया। सो दिस p दैट इज इक्वल टू mg मैंने कॉमन यहां से इनसाइड आ गया sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा, दिस इज अप्लाइड फोर्स। और ये फोर्स जो बिना एक्सेलरेशन के बॉडी को क्या करता है? इस सरफेस के ऊपर की तरफ को लेके जाता है। मान लो जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी में, जो डिस्टेंस है जिसके थ्रू लेके गए हैं हम लोग इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू s, सो वर्क डन दैट इज अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। सो p दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? और सॉरी ये वर्क डन दैट इज mg sin ऑफ थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट s, ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये वर्क डन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि फ्रिक्शन जो है आपके पास एक नेसेसरी विल है, तो इसमें आप लोगों के पास क्या है? फ्रिक्शन कहाँ जरूरी है हमारे पास? नेसेसरी विल जब भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, सो यू हैव टू गिव द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन दैट हैव एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, देयरफॉर फ्रिक्शन इज नेसेसरी, जरूरी बुराई है हमारे पास। अब अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के हम लोग वॉक नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। एडहेसिव विल लूज देयर पर्पस। विदाउट फ्रिक्शन द फोर्स द मोशन दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीनरी टू द अनदर पार्ट बाय यूजिंग बेल्ट। बेल्ट जो लगती है हमारे पास, जो पुली के ऊपर घूमती है, तो वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या करती है? ये इसको ट्रांसफर कर पाती है, किसको? मोशन को ट्रांसफर कर पाती है हमारे पास, ठीक है।
अब हमारे पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। अगर हम लोग नेट और बोल्ट की बात करें, नेट और बोल्ट these hold the different parts of the machinery only due to the friction। उसी की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो है मशीनरी के उनको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को लगते हैं आप लोगों को दे सकते हैं। डिसएडवांटेज में बात करें तो हमें पता है कि दैट फ्रिक्शन दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हमेशा क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दूसरी बात आपके पास ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज अ वियर एंड टियर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वियर एंड टियर होता है हमारे पास, जैसे टायर घिस जाते हैं, हमारे शूज घिस जाते हैं, या मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो घिस जाते हैं हमारे पास, वो किसकी वजह से हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो ये डिसएडवांटेज आ गया आपके पास। ड्यू टू द फ्रिक्शन द हीट इज प्रोड्यूस्ड विच डैमेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। आप लोग अपने हाथों को रब करोगे तो ही आप लोग देखोगे क्या होता है, हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो किसकी वजह से हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। तो ये क्या करती है, इट हीट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी विच डैमेज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। सो दीज आर व्हाट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो है हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसका यूज करते हैं, पहली बात आप लोगों के पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो है बात करते हैं सबसे पहले किसका, बाय पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मतलब होता है बॉडी के सरफेस को क्या बनाना है, स्मूथ बना दिया हम लोगों ने, ठीक है, पॉलिश कर दिया उसको। जितनी भी रेगुलरिटीज थी उनको क्या कर दिया हम लोगों ने, कम कर दिया, मतलब जो रफ सरफेस था उसको क्या बना दिया, स्मूथ बना दिया। तो फ्रिक्शन दैट इज अ डिक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेशन है हमारे पास। लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं हम लोग, जैसे ग्रीस है आप लोगों के पास, ऑयल आता है आप लोगों के पास, लुब्रिकेंट ऑयल दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीनरी। वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक। बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी, शेप जो है उसको क्या करते हैं हम लोग ने, स्ट्रीमलाइन। अब जैसे मान लो आपके पास कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड में आपके पास लिक्विड भी आ गया और एयर भी आपके पास आ गया, तो उसमें जो आपके पास जितनी भी बॉडी मूव करेंगी तो उनकी शेप कैसे बनाई जाती है, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन। आगे से नोकीली बनाई जाती है आपके पास, वो आती है स्ट्रीमलाइन शेप। अब एरोप्लेन है, वो देखो उनकी शेप क्या होती है, स्ट्रीमलाइन, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर, ठीक है। विस्कस ड्रैग इसको बोलते हैं, उसको हम लोग रिड्यूस करने के काम में लाते हैं। या हम लोग बात करें, बोट आता है आपके पास, बोट की जो आपके पास आती है शेप आती है, दैट इज आल्सो वाटर, दैट इज अ स्ट्रीमलाइन। सबमरीन्स की बात कर लो आप लोग तो वो भी कैसे आते हैं, दैट इज आल्सो स्ट्रीमलाइन शेप। इवन इन द नेचर द शेप ऑफ द फिश दैट इज आल्सो स्ट्रीमलाइन। बर्ड्स को देख लो आप लोग, बर्ड्स जो आते हैं which fly in the air, उनकी जो शेप है आपके पास, दैट इज आल्सो वाटर, दैट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रीमलाइन शेप। तो वो कैसी है आपके पास है, दैट इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। या फिर हम लोग क्या करते हैं, दैट बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बियरिंग जो यूज करते हैं हम लोग, पंखे में लगा होता है आपके पास, जहाँ पर भी कोई पुली लगी होती है, आपका शाफ्ट लगी होती है जो रोटेट करती है, तो उसमें बियरिंग लगाते हैं हम लोग। बियरिंग में क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप आ गई, बीच में क्या आ गया आपके पास, बॉल्स आ जाती हैं स्टील की, और उसके बीच में ग्रीस आती है। सो दिस बॉल बियरिंग दैट कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, एंड वी नो दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज अ वेरी लेस एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो वहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स देखो, हमने पिछले चैप्टर में बात की है कि दैट व्हेन अ बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ देन द एक्सेलरेशन एक्ट ऑन द बॉडी दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोगों ने किया था, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या आर ओमेगा स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हम लोगों ने कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट is toward along the radius towards the center of the circular path, along the radius towards the center। अब क्या होगा हमारे पास, जब बॉडी हमारे पास किसमें
हुई सर्कुलर पाथ में मूव कर गई, ये मान लो सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस बॉडी को मूव कराने के लिए जो फोर्स आपके पास एक्ट हुआ यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए सर्कुलर पाथ में विद अ कांस्टेंट स्पीड, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो द फोर्स, इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड इन द सर्कुलर पाथ। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी with uniform speed, with constant speed in a circular path, that force is called a centrifugal force। तो ये फोर्स भी कैसे है, along the direction of acceleration एक्ट करेगा, so this force that act along the radius towards the center। तो ये हमारे पास क्या है, this centrifugal force that is equal to mass into acceleration आता है, acceleration किसके बराबर है, centripetal acceleration के बराबर है। so this force that is equal to m r omega square, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस है दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किस साइड पर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द रेडियस, सॉरी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, ऐसे एक्ट करेगा। अब दूसरा आता है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि यहां से बॉडी को टाई किया हम लोग, जैसे मान लो स्टोन को घुमा दिया हम लोगों ने हाथों से, तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन हमारे हाथ के ऊपर भी क्या लगता है, स्ट्रिंग के अलाउंग एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो इट इज अ फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। बॉडी कैसे मूव कर रही है, एक्चुअली इन अ सर्कुलर पाथ, by virtue of its tendency to regain its original straight line path। हमें पता है कि हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे आएगी, along the tangent, that is straight line। तो इसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि ये कैसे, मूव तो ऐसे रही है लेकिन इसकी टेंडेंसी रहेगी हमेशा इस साइड को जाने की। तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा आपके पास उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये लगता है along the radius in a outward direction। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर हमारे पास है प्लस में मान लो उसको, दैट इज आल्सो इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। बट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स f डैश दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ f। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या आगे अपोजिट, इक्वल और अपोजिट आ जाते हैं। देयरफॉर दीस फोर्सेस आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये फोर्सेस जो है आपके पास क्या आ गया, आपके पास है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस भी इनको बोला जाता है। तो हम लोग यहीं से बात करेंगे, पहले किसकी, व्हीकल की बात लेकर चलेंगे। अब हम लोग राउंडिंग का लेवल कर्व देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, राउंडिंग लेवल कर्व रोड, इसको देखते हैं। हमें पता है कोई भी व्हीकल अगर आपके पास किसी टर्न के ऊपर बेंड हो रहा है, ठीक है, टर्न ले रहा है आपके पास रोड के ऊपर, कर्व रोड के ऊपर, देन व्हाट हैपेंस टू मूव इन द सर्कुलर पाथ, इट रिक्वायर्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसके टायर जो है वो इस तरीके से बेंड करेंगे, बट दीज हैव टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, सो दीज टेंड्स टू मूव अपोजिट, ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे, है तो ऐसे लेकिन ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गया, क्या इनकी टेंडेंसी इस साइड को आगे, दीज टेंड्स टू मूव इस तरीके से आगे तो चल ही रहे, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एक्सिस की बात, ये वाला है हमारे पास, देखो ये हमारे पास आ गया रोड, लेवल रोड मान लिया, ठीक है, ये भी कर यहाँ टायर जो है बेटा आपके पास यहाँ पर है, ये मैं मान लिया, ये थोड़े से ऐसे घूमेगा, आगे तो चली रही है गाड़ी लेकिन थोड़े से क्या है ये इस साइड को बैठना है, तो इनकी टेंडेंसी है इस साइड को मूव करने की, इस साइड को मूव करने के लिए तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे ये गाड़ी हमारे को इसलिए आपके पास इस तरीके से
गाड़ी का, ऐसे ऐसे रहने दो इसको, ये विंडशील्ड हमने बना दिया, ठीक है, ऐसे मूव कर लिया। अब होगा क्या हमारे पास, ये मूव कर रही है हम, ठीक है। अब मूव कर रही है तो कुल मिलाकर के अगर बात करें हम लोग, ये थोड़ा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके पास इस साइड को लग जाएगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक है ये आपके पास, क्योंकि इस साइड को नाम और ये टायर इस साइड को मूव कर रहे हैं ना, इस साइड को आपके पास इनकी टेंडेंसी इस साइड को मूव करने की, तो उस टेंडेंसी की वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे, कौन सा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसकी टेंडेंसी की वजह से आपके पास ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द व्हीकल, ठीक है, टू टर्न द कार। अब देखते हैं हम यहाँ, अगर मान लो इसका वेट जो है आपके पास क्या है, mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस साइड को एक्ट करेगा, ठीक है। अब r की बात करूं अगर मैं, r इक्वल टू mg के बराबर आपके पास आ गया, क्योंकि गाड़ी उछल थोड़ी रही, ऊपर थोड़ी जा रही है, नीचे धंस रही, इसका मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा है। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भाई कोई है आपके पास, जैसे मान लो ये कितना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, भाई या तो अपने बराबर या उससे कम ही कर सकता है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए है, मैं किसी को ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकता हूँ, जितने मेरे पास हैं उतने, या उससे कम दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। वैसे ही जितना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जितना ये है, या तो उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, या उससे कम करेगा आपके पास। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा, mv स्क्वायर अपॉन r, दैट इज लेस देन और इक्वल टू दिस F। ये इसके बराबर आएगा या फिर इससे कम आएगा, ठीक है। सो mv स्क्वायर अपॉन r इज लेस देन इक्वल टू F, किसके बराबर है बेटा आपके पास, म्यू r के बराबर। म्यू आपके पास है यहाँ पर स्टैटिक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैं s लगा देता हूँ इसके फुट में, यहाँ s स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारे पास है। अब r की वैल्यू रखो किसके बराबर है, mg के बराबर है, तो mv स्क्वायर अपॉन r लेस देन इक्वल टू म्यू s mg, m से m कैंसिल आउट, सो v स्क्वायर अपॉन r लेस देन इक्वल टू म्यू s g, so v square less than equal to mu s r g। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v निकालूं तो v that is less than equal to square root of mu s r g। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द फ्लैट कर्व्ड रोड, फ्लैट सीधा है, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करें, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड बढ़ गई, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसके बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा बढ़ गई तो गाड़ी क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, एंड देयर आर द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो क्या है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड दैट इज इक्वल टू के बराबर आएगी इसके, दैट इज म्यू एस आर जी। दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन द व्हिच वन, दैट इज लेवल कर्व, लेवल फ्लैट जो आपके पास है उसके। अब देखो ये जो मैक्सिमम स्पीड है दैट डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रेडियस जो है रोड की वो फिक्स हो गई आपके पास, टर्न की रेडियस क्या है, फिक्स है। हो सकता है बड़ा चौड़ा रोड हो तो हम लोग थोड़ा सा दूर से आ जाए घूम करके, लेकिन इनको मर्जी का काम थोड़ी है, तो इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, टर्न के ऊपर स्पीड कम की जाती है। जी हमारे पास कांस्टेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, म्यू एस के ऊपर। अब म्यू एस हमारे पास फिक्स नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि म्यू एस एक तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कंडक्ट, मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कंडक्ट। चलो वो मटेरियल भी आपके पास एक जैसा हो, लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये किसके ऊपर, दूसरा फैक्टर था, इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कंडक्ट। अगर मान लो आपके पास देयर इज अ वेयर एंड टियर ऑफ द टायर्स, टायर्स घिस गए हैं गाड़ी के, तो म्यू एस की वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसका मतलब ये स्पीड भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दूसरी बात, इफ द रोड इज वेट,
मान लो बारिश हो गई और रोड कैसा हो गया, गीला हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोड जो है थोड़ा सा स्लिपरी हो गया, आपके पास स्मूथ बन गया हमारे पास, तो भी म्यू एस की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, डिक्रीज होगी, इट इज डिक्रीज्ड। सो क्या होगा आपके पास कि दैट दिस मैक्सिमम स्पीड दैट डिपेंड ऑन द म्यू एस, और वी कैन से दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज नॉट अ फिक्स्ड because it may vary due to the wear and tear of the tires or due to the wet road. Hence, this coefficient of friction or force of friction that is not the reliable source of centrifugal force. मतलब इसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। गाड़ी स्पीड हो सकती है, पहले मान लो आप लोगों ने किसी दिन जो है किसी टर्न को काट लिया है 60 की स्पीड से, हो सकता है बाद में आपकी गाड़ी के टायर घिस गए हों या बारिश हुई हो और आप लोग उसको 60 से काटने की कोशिश करो और गाड़ी क्या हो जाए, स्किड हो जाए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर गया, इसके ऊपर डिपेंड कर गया, तो ये कोई रिलायबल सोर्स हमारे पास नहीं हुआ। तो उसी की वजह से क्या की जाती है हमारे पास, दैट देयर इज अ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है बेटा आपके पास, बैंकिंग of roads। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या किया जाता है, दैट इट इज द फिनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज अबव द इनर एज ऑफ द कर्व रोड। जो हमारे पास ये रोड था, ये रोड था हमारे पास कर्व, यहां पर आ गया कर्व, ये हमारे पास है ये इनर एज है, तो इससे हम लोगों ने आउटर एज को क्या कर दिया, किसी एंगल के ऊपर रेज कर दिया, ऐसे किसी एंगल के ऊपर थीटा। सो दिस फिनोमेनन ऑफ रेजिंग द आउटर एज अबव द इनर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे के ऊपर देख लो आप लोग, या रोड देख लो, जिस साइड को टर्न होता है उस साइड को ढलान होती है, थोड़ी सी स्लोप आती है ऐसे, दैट इज नोन एज अ बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये क्यों किया जाता है, सो दैट the component of the normal reaction that also provide the necessary centripetal force to the vehicle। जो कंपोनेंट है किसका, नॉर्मल रिएक्शन का, वो भी क्या कर सके यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सके, क्योंकि म्यू एस जो था आपके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं था। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर इस बैक रोड के ऊपर हम लोग स्पीड निकालेंगे किसी व्हीकल की, ये कोई व्हीकल हम लोग ने मान लिया यहाँ पर, वेट एक्ट कर गया किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैंने मान लिया mg एक्ट कर गया। नॉर्मल रिएक्शन इसके बिल्कुल कैसे आएगी, परपेंडिकुलर, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल दैट इज आल्सो थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन को बेटा कंपोनेंट में तोड़ दो, इस साइड को r cos थीटा और इस साइड को हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज r sin थीटा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में F, ये भी कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर इसके साथ थीटा, तो F को भी मैं तोड़ देता हूँ, इस साइड को आ गया F cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड को आ जाएगा, दैट इज F sin थीटा। हो गया कंपोनेंट। तो यहां से देखें r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा के बराबर, ये आ गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर रहा है। दूसरी बात हमारे पास यहां से f की वैल्यू रख दो, तो r cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू mg प्लस म्यू r साइन ऑफ थीटा। मैं इसको इस साइड ले आता हूं, तो मेरे पास आ गया r cos थीटा
म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगा बेटा यहाँ से, आर इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी। हो गया हमारे पास। सो आर की वैल्यू यहां से देखें तो एम जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मैक्सिमम सेट स्पीड की बात करें, v इज द मैक्सिमम सेट स्पीड हम लोगों ने मान ली यहाँ पर। तो ये जो दो कंपोनेंट है दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, इसके बराबर यही प्रोवाइड करेंगे कंपोनेंट हमारे पास। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एफ की वैल्यू रख दी मैंने म्यू आर साइन ऑफ थीटा। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू आर मैंने कॉमन ले लिया यहां से साइन थीटा प्लस म्यू, ये कॉस थीटा, दिस वन इज कॉस थीटा, गड़बड़ कर गए, दिस इज म्यू आर कॉस थीटा, ये यहां से म्यू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा। आर की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से रखो इसमें आर की वैल्यू। तो मेरे पास आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी, ये तो था साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम जी अपॉन ये था कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस अब अगर बात करें हम लोग इसकी यहां से v निकालना है हम लोगों ने कुल मिलाकर v के लिए कैलकुलेशन करें, m से तो बेटा m कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये रखा हूं यहां पर थोड़ा सा, चलो यहां पर बात करते हैं और इसे थोड़ा सा नीचे ले हम, ठीक। अब बात यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, साथ के साथ मैंने क्या किया यहां से cos थीटा ले लिया कॉमन, cos थीटा, तो यहां पर बच गया मेरे पास sin थीटा और cos थीटा, क्योंकि cos थीटा था नहीं इसके पास, तो मैंने लिख दिया sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस यहां पर बच गया b अपॉन, नीचे भी cos थीटा में ले ली कॉमन, यहां पर बच गया 1 माइनस म्यू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखो इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा देखता हूं, सो वी स्क्वायर आर जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा प्लस म्यू एस, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन लिख देना आप लोग, म्यू एस लिख सकते हो आप इस वक्त, ये म्यू एस आर, कोई दिक्कत नहीं, म्यू लिखा है तो भी चलेगा, म्यू एस लिखा है तो भी चलेगा आपके पास, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास आता है एक्चुअली। सो दिस अपॉन ये हमारे पास आ गया 1 माइनस म्यू एस टेन ऑफ थीटा, सो v दैट इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रेज्ड पावर 1 बाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम सेल स्पीड। अब यहां पर क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है, सो देयर इज अ वेयर एंड टियर ऑफ द टायर्स। कई बार पूछा जाता है कि दैट व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विदाउट द वेयर एंड टियर ऑफ द टायर्स, मतलब व्हेन देयर इज अ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो व्हेन म्यू एस इज इक्वल टू 0, ये कोएफिशिएंट, तो v दैट इज इक्वल टू आर जी यहां से और यहां से बचेगा tan थीटा, और ये तो हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, तो tan ऑफ थीटा रेज्ड पावर
1/2। ये है, दिस इज द स्पीड, मैक्सिमम स्पीड विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स, एंड दिस इज द मैक्सिमम स्पीड विद द वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स। तो हमने देखा कि अगर मान लो μs 0 भी हो जाता है, जिसकी बात पहले की थी हम लोगों ने लेबर रोड के ऊपर, कि हम लोग मूव ही नहीं करा सकते हैं गाड़ी को, टर्न ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में जब रोड कैसा है आपके पास, बैंक्ड है, बैंकिंग कर दी है हम लोगों ने, तो उस दौरान अगर μs 0 भी हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0 भी हो जाता है, तो भी हम लोग इस स्पीड के साथ बॉडी को क्या कर सकते हैं, तो उस व्हीकल को क्या कर सकते हैं, वहाँ से टर्न कर सकते हैं, काट सकते हैं उस टर्न को। ठीक है, तो ये हमारे पास है हम बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग इसकी, दैट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ये भी हमारे पास थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लैम्ब रोड के ऊपर है। अब साइक्लिस्ट के लिए क्या भाई, आपके पास चाहे बैंक रोड हो, चाहे आपके पास कैसा हो, लैम्ब रोड हो, क्योंकि द विड्थ ऑफ द टायर, 2 ही टायर होंगे साइकिल के ऊपर, सो उसमें बेंडिंग तो आएगी ही नहीं, तो बैंक रोड का कोई मतलब नहीं होगा। जो आपके पास साइक्लिस्ट है, दैट बेंड एट द टर्न, जब टर्न करता है किसी भी टर्न के ऊपर, सो द साइक्लिस्ट दैट बेंड एट द टर्न at some angle theta with the vertical, so that the component of the normal reaction that provides necessary centripetal force to the cyclist। तो मान लो हमारे पास ये ऐसे टर्न कर दिया हम लोगों ने, ये हमारे पास कोई रोड मान दिया हम लोगों ने इस तरह से, ये मैंने मान ली सेल को एक्स एक्सिस, और इस साइड को मैंने मान ली वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, साइक्लिस्ट जो है यहां पर आपके पास बैंड हो गया, यहां पर देखते हैं, यहां जैसे वेट एक्ट करेगा आपके पास इसका, ये एंगल आपके पास आ गया थीटा विदाउट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये क्या होगा, यहाँ पर बैंड। अब थोड़ा सा आगे देता हूँ मैं इसका वेट, यहाँ से ये पॉइंट है हमारे पास साइक्लिस्ट, दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग, वेट इसका एक्ट करेगा और वर्टिकल डाउनवर्ड mg। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो इसके आपके पास आएगा ये परपेंडिकुलर ऐसे इसके तरफ वेट का एक्ट करके कैसे तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहां से नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन आप कहां से, फोर्स लग गया इस साइड को, यहां पर लगा रहा है फोर्स से ऐसे है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आएगी ये, दिस वन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इस साइड पर अब ये एंगल कितना है, थीटा, तो इस साइड को आपके पास नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं कंपोनेंट में तोड़ दूं तो ये आपके पास आ गया r cos थीटा, और इस साइड को आपके पास कंपोनेंट कौन सा आ गया नॉर्मल रिएक्शन का, दैट इज r sin थीटा। सो दिस r sin थीटा दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। हम लोग देखें r cos थीटा दैट बैलेंसेस द वेट, mg को बैलेंस कर रहा है कौन सा, r cos थीटा आपके पास बैलेंस कर रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट r cos थीटा दैट इक्वल टू mg, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर ये। अब दिस फोर्स दैट दिस कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स, तो मैं लिख सकता हूं दैट r sin थीटा दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, डिवाइडेड 2/1। ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड करें तो मेरे पास आ गया r sin थीटा ओवर r cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r इनटू mg। m से m कैंसिल आउट, यहाँ पर r से r कैंसिल आउट, sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। So this is the angle of bending of the cyclist with the vertical।
are turning the curve with a speed v and radius of this curve, that is r. अब यहाँ से more is the r, smaller is the angle theta. Smaller आपके पास बेंडिंग क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी. ज़्यादा अगर रेडियस लेंगे तो बेंडिंग कम होगी, लेकिन अगर शार्प टर्न लेंगे तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेंडिंग होगी. स्पीड ज़्यादा होगी तो भी एंगल क्या आएगा आपके पास, ज़्यादा आएगा. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी बाइक की रेस होती है तो बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं हम. डिपेंड करता है कितने एंगल के ऊपर बेंड करना है. ठीक है, तो ये इसलिए झुकते हैं सो दैट द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, वो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सके. तो ये था हमारे पास क्या, बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट का कंसेप्ट था हमारे पास. ठीक है बेटा, तो इसी के साथ ये जो कंसेप्ट है फ्रिक्शन का, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ सीखी. तो ये कंसेप्ट हमारे पास हो गया यहाँ पर कंप्लीट. आप लोगों ने अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना है. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.